Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन जब आप बात करते हैं देश से जुड़े मुद्दों की और आप इसको पूरे चुनाव को केंद्रित कर देते हैं जो आपने चीज़ें बताई, तो विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि भाई आप हरियाणा की बात क्यों नहीं करते, यहाँ के लोकल लोकसभा मुद्दों क्षेत्रों की बात क्यों नहीं करते। यहाँ पे कहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, इस तरह की दिक्कतें हैं, किसानों की दिक्कतें हैं, आपके पार्टी कैंडिडेट्स का विरोध भी हुआ, कह रहे हैं कि इस पे बात नहीं करते भाजपा। प्रधानमंत्री पद के लिए जिन जिन विषयों के ऊपर बहस होनी चाहिए, आप उस बहस से क्यों भाग रहे हैं भाई कांग्रेस के मित्रों? साल लोकसभा से भाजपा ने अशोक तंवर जी को टिकट दे दिया जी, कई दल उन्होंने बदले और जब उनको टिकट दिया तो अगले दिन हेडलाइन छपी कि भाई इतने दिनों में इतने दल बदले और फिर भाजपा ने टिकट दे दिया। अब नीचे कई तरह की चर्चा चलती है कि एक ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो बाहर से आए हैं, तो पता नहीं कैसा तालमेल हो सकता है, यहाँ का लोकल काडरी कुछ गड़बड़ कर NSUI इनका स्टूडेंट विंग है, उसके ये कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे, फिर ये यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर आपने इनको सांसद भी बनाया, फिर आपने इनको अपने कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट भी बनाया और फिर आपने इन्हीं को लाठियों से पीटा भी। नीति है और भले ही आप डिनाई करें, कोई भी नेता इस चीज़ को डिनाई करे, लेकिन रियलिटी है सोसाइटी की। आपका समाज नाराज नज़र आ रहा है, विरोध भी होता है, ज़्यादातर आप ही के समाज के लोग होते हैं, तो ये जो चीज़ विरोध वाला पैटर्न है गाँव गाँव में काले झंडे दिखाने वाला, आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तो उल्टा इनको फ़ायदा ही कर रहा है। इससे जनता ने आपके सारे जो आप लोग चाहते थे राज पे कब्जा करना चाहते थे, आप लोगों के दिल लद गए हैं, जनता ने फैसला कर लिया है। टोहाना की बात कर लेते हैं, एक नेता है यहाँ के, विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं जजपाल। सर आप दादा लगते हैं उनके नाते? मुझे पता था इस विषय पर आप आएंगे। तो वो जो है आजकल एक नया कहीं जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने वर्करों से पूछ रहा हूँ जी। ऐसा तो नहीं है कि भाई बराड़ा जी तो चल गए राज्यसभा, टोहाना ठीक है, खाली अगर आपकी पार्टी में उनकी एंट्री हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और इस वक्त हम फतेहाबाद में हैं, हमारे साथ सुभाष बराड़ा जी हैं। बराड़ा जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद राहुल जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पर? अभी मैं देख रहा था लोगों से मीटिंग भी ले रहे हो, आप सुबह सुबह डोर टू डोर का कार्यक्रम भी करके आए हो, क्या माहौल है सिरसा लोकसभा का? देखिए, अभी जैसे आज आपने बताया कि मैं अभी अपने बूथ पे, मेरे गांव का 143 नंबर बूथ है मेरा, 3 बूथ हैं गांव के, 142, 43, 44, उनमें से आज 142 पे अभी हर बूथ हर घर संपर्क अभियान जो हमने पार्टी का तय किया था उसके आधार पे मैं जाके आऊँ, उसके अनुसार मैं जाके आऊँ। आज हमारे पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता, चुने हुए प्रतिनिधि अपने बूथों के ऊपर गए हैं। आज जैसे मैं अपने बूथ पे गया, अपने गांव डांगरा के बूथ पे गया, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पंचकुला की राजीव कॉलोनी के 132 नंबर बूथ पे गए हैं, हमारे संगठन महामंत्री पार्टी के रोहतक के 132 नंबर बूथ पे गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी समेत सब बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता, हमारा बूथ का अध्यक्ष BLA 2, ऐसे सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पे जा रहे हैं। 11 और 12 2 दिन का एक सघन अभियान हमने लिया है, उसके अंतर्गत सब लोग जा रहे हैं। जहाँ तक माहौल की बात है, देखिए पूरा, चाहे मैं अपने गांव की, अपने बूथ की बात करूं, अपने टोहाना क्षेत्र सिरसा की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, मेरा सब जगह जाना आना होता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत होती है, आप जैसे मीडिया के बंधुओं से भी होती है और आम जन से भी बातचीत होती है। तो एक बात बहुत स्पष्ट सी जनता के बीच में है कि 10 साल के अंदर जो युवा, महिला, किसान, गरीब, इन सब के कल्याण के जो काम हुए और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में जो एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, दुनिया के अंदर देश की ख्याति बड़ी है, प्रभाव बड़ा है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये लगने लगा है कि अगर भारतवर्ष तरक्की कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकता है। एक बात ये स्पष्ट हुई है, वो चाहे भारतीय नागरिक भारत में रहते हैं या NRI हैं या कुछ थोड़े बहुत समय के लिए विदेश में हमारा कोई व्यापारी भाई जाकर के अपना काम धाम करता है, व्यापार करता है, ऐसे सब लोगों का जो विश्वास है वो सुदृढ़ हुआ है, वो मजबूत हुआ है।
और एक ही मत बन करके निकला है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी। एक तो ये बात स्पष्ट दिखाई देती है। एक दूसरी बात, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूती देश को मिली है इन 10 सालों के अंदर, उसके कारण से और जो प्रतिद्वंद्विता पूरी दुनिया के बड़े देशों के अंदर दिखाई देती है, अगर उस दृष्टि से भी देखें, उस दृष्टि से भी विश्लेषक एक बात कहते हैं कि आज कुछ देश भारत के प्रति जो थोड़ा सा तीखा रवैया अपनाते दिखते हैं, चीन जैसे देश, वो केवल इसी कारण से हैं कि भारत मजबूत हो रहा है। ऐसे राष्ट्रों को ये कभी नहीं चीज़ ये पचेगी कि भारत ज़्यादा मजबूत हो। अगर भारत मजबूत होगा, दुनिया में जिस प्रकार से मजबूती मिल भी रही है, तो भारत का प्रभुत्व तो बढ़ेगा। तो ये काम जब सारा है तो उस हर देखिए गरीब से लेकर के और हर तबका आज के दिन हर बात का आकलन करता है, और हर आकलन करता एक ही बात कहता है कि तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो ये माहौल चाहूँ और दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं देश से जुड़े मुद्दों की और आप इसको पूरे चुनाव को केंद्रित कर देते हैं, उन जो आपने चीज़ें बताई हैं, तो विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि भाई आप हरियाणा की बात क्यों नहीं करते, यहाँ के लोकल लोकसभा मुद्दों क्षेत्रों की बात क्यों नहीं करते। यहाँ पे वो कहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, इस तरह की दिक्कतें हैं, किसानों की दिक्कतें हैं, आपके पार्टी कैंडिडेट्स का विरोध भी हुआ, कह रहे हैं कि इस पर बात नहीं करते भाजपा। कौन कहता है नहीं करते? मैं कांग्रेसियों को चैलेंज करता हूँ, लेकिन समय होता है ना राहुल जी, हर चीज़ का, हर चीज़ का एक समय है और समय के अनुसार हर चीज़ अच्छी भी लगती है। आज कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं है। मैं इन भाइयों से कहना चाहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से, और वो भी इसमें अगर मेरी बात को सुनते हो, जिस दिन मेंबर पंचायत का चुनाव का करेंगे ना भैंस भाई, कौन हटता है? 2-2 हाथ कर लेना ना। जब पंचायती राज का चुनाव आएगा, हमने कितना बड़ा व्यवस्था का परिवर्तन किया, तब उसकी बात करेंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव जब आएंगे उसकी बात करेंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा तब ठोक करके आपकी बात का जवाब देंगे। लेकिन आज चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, एमपी का चुनाव यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करके हमने प्रधानमंत्री को चुनना है। मेंबर पंचायत चुन करके पंचायत का निर्माण नहीं करना। जब जब समय आएगा, आज समय है इस बात का, चर्चा करिए ना, क्यों भाग रहे हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, ये देश के ऊपर और देश के मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहते? जब प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री पद के लिए जिन जिन विषयों के ऊपर बहस होनी चाहिए, आप उस बहस से क्यों भाग रहे हैं भाई? कांग्रेस के मित्रों, तथाकथित इंडी अलायंस के मित्रों, आप भाग क्यों रहे हैं? ये बात बताइए। हम आपसे बहस करेंगे, हम नहीं भाग रहे हैं। हम आज इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं। कल जब भी मौका आएगा, आप लोगों से उस विषय के ऊपर बात करेंगे, ठोक के करेंगे। अच्छा बराड़ा साहब, आप सिरसा लोकसभा से भाजपा ने अशोक तंवर जी को टिकट दे दिया जी। कई दल उन्होंने बदले, और जब उनको टिकट दिया तो अगले दिन हेडलाइन छपी कि भाई इतने दिनों में इतने दल बदले और फिर भाजपा ने टिकट दे दिया। अब नीचे कई तरह की चर्चा चलती है कि एक ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो बाहर से आए हैं, तो पता नहीं कैसा तालमेल हो सकता है, यहाँ का लोकल काडर ही कुछ गड़बड़ कर दे। नहीं, देखिए मैं इसमें 2 बातें राहुल जी आपको कहना चाहूँगा। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। ये वही अशोक तंवर है जिसने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी, और राजनीति वो कांग्रेस के बैनर पे थी। यूथ NSUI इनका स्टूडेंट विंग है, उसके ये कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे। फिर ये यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फिर आपने इनको सांसद भी बनाया। फिर आपने इनको अपने कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट भी बनाया, और फिर आपने इन्हीं को लाठियों से पीटा भी। पीटा कि नहीं पीटा? दिल्ली के अंदर, मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में ये हुड्डा FIR भी दर्ज कराई उन्होंने। हाँ, FIR भी दर्ज हुई। हुड्डा साहब के लोगों ने जो दबंगई के लिए उनकी जो टीम प्रमुख है ना, फेमस है, हुड्डा साहब के जो आसपास के जो लोग हैं ना, हम रोहतक जाते हैं तब भी पता चलता है कि कैसे दबंगई उनके आसपास के लोग करते हैं। क्योंकि वो तो केवल अशोक तंवर के साथ नहीं की, भोले भाले किसानों की ज़मीनों के ऊपर सेक्शन 4, 6, 9 के डर दिखा करके ज़मीनें भी उनके लोगों ने हथियाने का काम किया था। ऐसे सब लोगों की परेशानी का ही एक ये कारण था कि अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गया। वो अलग बात है कि उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे भाई, आप संभालिए ना। आप सुरजेवाला साहब को ये हुड्डा साहब नहीं संभाल पा रहे, कुमारी शैलजा को हुड्डा साहब नहीं संभाल पा रहे,
किरण चौधरी को हुड्डा साहब नहीं संभाल पा रहे, तंवर साहब इसी चक्कर में हमारे पास आगे घूम फिर करके बेशक आए हों, और अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह को पहले धक्के मार करके इन लोगों ने बाहर निकाला था, वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, अब वो किसी उम्मीद में गए थे, हुड्डा साहब ने फिर से उनका भी काम कर दिया, तो अब ये लोग तो आएंगे ना। एक बात तो ये वो लोग संभाल नहीं पा रहे। दूसरी बात ये राहुल जी कि जब वो सब जगह घूम करके कोई इस प्रकार का व्यक्ति विश्लेषण करता है, उनको लगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो वास्तव में जो मोदी साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये अगर कहीं कोई सार्थक कहीं हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और कोई अनाड़ी आदमी नहीं है राहुल जी। मैं कई बार कहता हूँ जब ये लोग कांग्रेस पार्टी के मित्र और इंडी अलायंस के लोग जो अपने, आप तो गांव देहात के रहने वाले हैं, हम भी रहने वाले हैं, वो मुद्दों को भटकाने की बात होती है ना, और जब कोई टीम हारती है, हम तो जब गांव देहात के खेल सारे मिट्टी पे खेले जाते थे और आज भी खेलते हैं, और वो टीम हारने वाली वो धूड़िए देती है, धूड़ उड़ाती है, भ्रम पैदा करती है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ जब ये कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, अरे संविधान तो आपके कारण से खतरे में है। अगर संविधान को भारतीय जनता पार्टी से खतरा होता तो अशोक तंवर जो हमारा सिरसा का कैंडिडेट है, ये पीएचडी है, जेएनयू का पीएचडी है, जहाँ पर बड़ी बड़ी रिसर्च होती हैं, और कोई वैसे नहीं पीएचडी कर लेता, आदमी के अंदर कोई गुण होता है, कोई क्वालिटी होती है, तभी वो इस प्रकार की इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अगर संविधान भारतीय जनता पार्टी और हमारी मोदी सरकार के कारण से खतरे में होता तो इतना हाईली क्वालिफाइड आदमी आज बीजेपी का झंडा उठा करके काम नहीं करता। अगर संविधान खतरे में है तो उन लोगों के कारण से है जो लोग इस प्रकार का भ्रम पैदा करके काम करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अशोक तंवर वो सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए वो काम कर रहे हैं और 100% यहाँ से जीत करके जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी का 370 सीट का टारगेट है, एनडीए का 400 पार का टारगेट है, हरियाणा का हमारा 10 सीट का टारगेट है, उसमें एक सीट सिरसा लोकसभा की भी होगी। और यहाँ की जनता ने मन बना लिया राहुल जी की आशीर्वाद देंगे ही देंगे। जब बराला जी आप कह रहे हैं कि ये सिरसा तो जीतेंगे, बाकी भी जीतेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट जब कांग्रेस की लिस्ट आई ना तो अब चर्चा ये होने लगी कि भाई मुकाबला हो गया। जैसे यहाँ से शैलजा जी आ गई, फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप आ गए, भिवानी महेंद्रगढ़ में दान सिंह आ गए, तो अब एक ये चर्चा चलने लगी है कि कांग्रेस ने ठीक आदमियों पर दाव लगाया और अब कम से कम एक मुकाबला हो गया। जो एज नज़र आ रहा था भाजपा को वो नहीं है। देखिए ये बात आज आप कह रहे हैं, मैं आज के दिन इस बात को मान सकता हूँ। मैं ये मान सकता हूँ कि 3-4 दिन से इस प्रकार का परसेप्शन क्रिएशन का काम हुआ, धरातल पे नहीं था। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 50 दिन से ज़्यादा से मैदान में है कि नहीं है? हमारा कार्यकर्ता मैदान में है। कार्यकर्ता तो हमारा पहले चुनाव से अगले दिन ही खड़ा हो जाता है। ये आपकी बात ठीक है कि ऐसा परसेप्शन बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन ये 3-4 रोज़ पुरानी बात थी। देखिए हम इतने दिनों से लगे हुए थे, हमारे उम्मीदवार इतने दिनों से मैदान में थे, हमारा बहुत सारा काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब ये एकदम से आए, ये अपना काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के चक्कर में ये ताड़ फाड़ मार धाड़ इस प्रकार का एक होता है ना प्रचार के अंदर, एक इस प्रकार का दृश्य जब पैदा हुआ तब ये लगा भी कांग्रेस पार्टी पता नहीं कितनी आगे बढ़ रही है। लेकिन राहुल जी धरातल पर देखेंगे, हम तो बड़े कार्यक्रमों से लेकर के धरातल पर रहने वाले लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी बूथ के ऊपर, और 2 दिन में हरियाणा प्रदेश के 19,800 के आसपास जितने भी बूथ हैं सब बूथ को कवर कर लेगा। लेकिन ये वहाँ जो कांग्रेस की जो परसेप्शन वाली जो आप कह रहे हैं वो बूथ पे तो नहीं है ना। अच्छा, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप देखोगे यही परसेप्शन आप ये हम दो दिन का अभियान लेते लेते आपको बदला हुआ दिखाई देंगे। धरातल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत और कल भी मजबूत रहेगी। और हरियाणा की जनता का जो मन, जैसे मैंने बताया कि 10 की 10 सीटें आशीर्वाद के रूप में मोदी जी को देने का बना है। अच्छा, जैसे कास्ट की राजनीति है और भले ही आप डिनाई करें, कोई भी नेता इस चीज़ को डिनाई करे, लेकिन रियलिटी है सोसाइटी की।
आपका समाज नाराज नज़र आ रहा है, विरोध भी होता है, ज़्यादातर आप ही के समाज के लोग होते हैं, तो ये जो चीज़ विरोध वाला पैटर्न है गांव गांव में काले झंडे दिखाने वाला, आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तो उल्टा इनको फ़ायदा ही कर रहा है, नुकसान कर रहा है। देखिए, वो अलग बात है, फ़ायदा नुकसान क्या कर रहा है। वो सब जो भी एक्टिविटी कोई भी करता है, कोई राजनीतिक दल करता है, कोई सामाजिक संगठन करता है, कोई अन्य संगठन करते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, अपना उनका एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। उसका फ़ायदा किसको, नुकसान किसको, ये समय बताता है, और उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाते। अगर कोई इस प्रकार का सामने से करे, हम तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक आपने हमारे समाज की, यानी कि जाट समाज की, जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं फ़ख्र मानता हूँ कि हम किसान परिवार में पैदा हुए हैं, और जहाँ से हमें एक बात संघर्ष सीखने को मिलता है कि कैसे मिट्टी के साथ मिट्टी होकर के संघर्ष किया जाता है और मिट्टी से सोना पैदा किया जाता है। हमें गर्व होता है इस बात से। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत नज़दीकी से 2019 का चुनाव लोकसभा का भी देखा है, विधानसभा का भी देखा है, और आपने उससे पहले 14 के चुनाव भी देखे होंगे। देखिए, 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत आप देखिए, और हर बूथ का विश्लेषण करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के हर बूथ से किसी से कम ज़्यादा वोट हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से समान रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से हिस्सा मिलता है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जाते हैं। और मैं, जहाँ आप जाट समाज की बात कर रहे हैं, देखिए, जाट समाज, या वैसे तो सारे समाज स्वाभिमानी है, मैं किसी की वो नहीं करता, लेकिन जहाँ तक जाट समाज की, इसलिए उसके संदर्भ में बात है तो उसी के संदर्भ में मैं जवाब दूंगा, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए मेरे उसको। देखिए, हरियाणा का प्रत्येक नागरिक स्वाभिमानी भी है, और जाट भी उसी में आता है, वो राष्ट्रवादी भी है। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक जाट समेत राष्ट्रवादी सोच का आदमी है, और राष्ट्रवादी सोच का आदमी नरेंद्र मोदी जी को भी पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद करता है। इसलिए जो मैंने बात कही थी, आप बूथ का रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि जहाँ जो लोग कहते हैं कि जाटों के वोट नहीं मिले बीजेपी को, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हजारों हजार बूथ ऐसे मिलेंगे जहाँ हमारे लोग वोट मांगने के लिए, अगर हमें वोट मिला है, अगर मैं किसी से मांगने नहीं जाऊँगा तो वोट भी कौन देगा। देखिए, राहुल जी, एक गलत परसेप्शन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समाज के सभी वर्गों का समान रूप से आशीर्वाद मिल रहा था, और आगे भी मिलेगा। नहीं, आपकी बात ठीक है कि पिछली बार अगर 10 सीटें आई तो उसमें सारे समाज का योगदान है। इतनी सीटें आई ना, तभी तो योगदान रहा है। और अगर सारे समाज का योगदान नहीं होता तो कहाँ से 10 सीटें मिलती। और हमारा वोट प्रतिशत भी आपको ध्यान होगा कि 50% से ज़्यादा हमें ज़्यादा मिला उससे, और विधानसभा में 3.5% वोट 14 के मुकाबले 19 में हमें ज़्यादा मिला। अगर इतना बड़ा समाज जो मतलब बड़ी संख्या में अनुपात की अगर बात करें हरियाणा में है, अगर वो विरोध में होता तो कहाँ से मिलता है। गलत बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन इस बार बराड़ा जी 2 नए मुद्दे आए ना, एक तो पहलवान बेटियों का जो आंदोलन रहा, एक किसान आंदोलन रहा। लोग कह रहे हैं कि भाई इनका इम्पैक्ट ज़्यादा है जाट समाज में। देखिए, इम्पैक्ट मैंने कहा हर विषय का होता है। आपने किसान आंदोलन की बात की, उसका भी एक इम्पैक्ट है, मैंने कहता इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उसका जो लोग इम्पैक्ट सोच रहे हैं किसी एक एंगल से है। देखिए, लोग किसान आंदोलन की बात करते हैं, हम भी किसान हैं, और मैं तो अभी भी खेत में ही बैठा हूँ आपके सामने, और ये ढाणी में हमारा निवास है, और हम तो सालों साल से ढाणी में रह रहे हैं। और मैंने अपने हाथ से, ये मेरा पूरा जो खेत है, कई साल तक मैंने इस खेत में अपने हाथ से ट्रैक्टर चला करके खेती की है। और हम तो जब थोड़ा सा बड़े हुए तो बैलों से खेती करने का भी एक समय था जी। तो हमें खेती किसानी का पूरा पता है। और नरेंद्र मोदी जी, मैं जैसे कहा, देश के किसान को, गरीब को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान के लिए जो काम किया, वो काम आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। और जब विश्लेषण करते हैं ना, आंदोलन के एंगल से विश्लेषण करें या सरकार के एंगल से विश्लेषण करें, किसान ही बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के लिए काम किया है। किसान आंदोलन हुआ था जो मोदी जी ने
कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लेने के लिए था, वो वापस हो भी गया। दूसरी बात फिर बाद में आई थी लाभकारी मूल्य की, किसान को देने की। सबसे ज़्यादा अगर लाभकारी मूल्य देने की तरफ किसी ने कदम बढ़ाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाए। अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके किसान को एक्स्ट्रा आमदनी देने के प्रयास हुए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। किसान की फसल का बीमा करके उसको उचित मुआवजा मिले अगर फसल खराब होती है, तो ये प्रयास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हरियाणा प्रदेश में आज किसान को जितना मुआवजा फसल खराबे का 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, तथाकथित किसान नेता उनके समय का उठा करके देख लीजिए, उस समय भी होता था, खराबा तो उस समय भी होता था जी। आज हमारी सरकार ने कितना दिया। और मैं पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक विदेशी लेखक हैं, उनका लेख में कहीं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल के अंदर जो भारतीय कृषि के ऊपर आधारित हमारा समाज है, जो लोग लगे हैं यानी कि इस काम के अंदर, उनकी आमदनी बहुत बढ़ने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान वो विद्वान कहते हैं। तो मैंने उसमें आगे जब उसकी लाइन पढ़ी तो उन्होंने कहा कि खास करके मोदी जी के नेतृत्व में जो फूड प्रोसेसिंग के मामले में जी किसान को सुविधाएं मिली हैं, किसान ने उसको अपनाया है, उसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा हिस्सा जो भारतीय प्रोसेस्ड फूड होगा उसका होने वाला है। और उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ कोई जो मंडी में बैठ करके हमारा व्यापारी भाई है जो व्यापार का, उसको तो नहीं मिलेगा, उसको किसान को मिलेगा, वो किसान का हिस्सा उसमें बढ़ेगा। तो इस प्रकार के काम जो किए हैं वो लोगों के सामने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों एंगल आज देखे जा रहे हैं, आंदोलनकारियों के भी देखे जा रहे हैं और सरकार ने किया वो भी लोग विश्लेषण करते हैं। एक बात और मैं इसमें आगे जोड़ूंगा, लोग विश्लेषण करते वक्त इस बात को भी देख रहे हैं कि चुनाव का मुद्दा है, अब चुनाव का समय है। अब किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हुआ था, मोदी जी ने कानून वापस ले लिए और बाकी जो मैंने सुविधाएं गिनाई हैं सबसे ज़्यादा मोदी जी दे रहे हैं। तो फिर अब चुनाव के दौर में कोई नया फैसला कोई भी सरकार ना प्रदेश की ले सकती ना केंद्र की ले सकती। तो फिर अब आंदोलन का औचित्य क्या है? अब तो केवल एक बात है कि कांग्रेस पार्टी जो इस प्रकार के समय पर समाज को, भिन्न भिन्न वर्गों को जो बरगलाने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है, हमारे कुछ किसान बंधु, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक बड़ा हिस्सा उसके अंदर घुस जाता है, हमारे भोले बड़े साथियों को बहका देता है। तो ये बात सामने आती है निकल करके, ये विश्लेषण कर रहे हैं ना सब लोग। और एक बात और मैं बताऊंगा, इन 10 साल में हरियाणा में भी सरकार रही, क्या कभी बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, फसल की बिक्री को, मंडी की व्यवस्था को लेकर के, ये तो आप भी गवाह हैं इसके राहुल जी, क्या कभी किसान को सड़कों पे आना पड़ा? क्या नहीं आना पड़ा। बात खत्म होती है। लोग विश्लेषण करें, किसान भी करें और अन्य लोग भी करें, फिर फैसला जनता के हाथ में है। अच्छा, एक रोहतक की भी बड़ी हॉट सीट है इस बार, अरविंद शर्मा जी फिर से मैदान में हैं, दीपेंद्र हुड्डा वहाँ से आ गए हैं जी, और इस बार पूरी ताकत लगाई है। 2 महीने से डोर टू डोर दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको वहाँ का? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, कांग्रेस जो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, मुद्दे से भटका रही है। जैसे आपने कहा कि वो लोग कहते हैं कि गली नाली की बात नहीं करते, आप किसी और विषय की बात नहीं करते। वो बात क्या करनी चाहिए? बात तो प्रधानमंत्री और देश की बात करनी चाहिए ना। राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, चुनाव प्रधानमंत्री का है, उसका नहीं है। तो इसलिए वो लोग मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो कारण ये कि उन्होंने अपने आप को कमज़ोर साबित कर लिया, खुद ही कर लिया ना उन्होंने, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। हम कह रहे आएंगे, जब जिस प्रकार के विषय का समय होगा, कांग्रेस के मित्रों आपसे बहस करेंगे, इंडी अलायंस के मित्रों आपसे बहस करेंगे। आज आप बहस करिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, कौन देश का भला कर सकता है, लेकिन वो आ नहीं रहे, इसलिए घबरा रहे हैं, इसीलिए मुद्दों से भटका रहे हैं, इसीलिए डोर टू डोर जा रहे हैं, इसलिए घर घर जा रहे हैं। जो लोग केवल और केवल दिल्ली की राजनीति करता रहा
हुड्डा साहब का परिवार, हम उनका सम्मान करते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश का, लेकिन आप लोगों ने कभी जनता का सम्मान नहीं किया। आप लोगों के राज के अंदर लूट थी, गरीब के राशन कार्ड और राशन की लूट आप लोगों ने की। आपने बेरोजगार नौजवान जिसको माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाता था, आपने उनकी नौकरियों की लूट की। आपने हरियाणा प्रदेश के किसान की ज़मीन पर सेक्शन 4, 6, 9 का डर बिठा करके उसकी ज़मीनों की भी लूट की। इसीलिए आप लोगों से जनता ने आपके सारे जो आप लोग चाहते थे, राज पे कब्जा करना चाहते थे, आप लोगों के दिल लद गए हैं। जनता ने फैसला कर लिया है, इसलिए आप अब डोर टू डोर जाए, आप कुछ भी करें, जनता अब आपको मुंह लगाने वाली नहीं है। जनता ने तो मोदी जी को आशीर्वाद देना है। आखिरी सवाल है मेरा बराला जी, टोहाना की बात कर लेते हैं। एक नेता हैं यहाँ के, विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं जजपा से। शायद आप दादा लगते हैं उनके नाते। मुझे पता था इस विषय पर आप आएंगे। जी हाँ। तो वो जो है आजकल एक नया कहीं जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने वर्करों से पूछ रहा हूँ जी। ऐसा तो नहीं है कि भाई बराड़ा जी तो चले गए राज्यसभा, आप टोहाना ठीक है, खाली अगर आपकी पार्टी में उनकी एंट्री हो जाती है तो? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। अब जो लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को गालियाँ दे रहे हैं, किसी की भी बात करें, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार गालियाँ देते रहे हैं, अब उनको उसी पार्टी में आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो कहते थे शुरू से कि अगर देश का भला कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश में अगर गरीब से लेकर के किसान, मजदूर, महिला, युवा, सब लोगों को आगे लेकर के जा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व लेकर के जा सकता है। 2047 तक विकसित भारत अगर बन सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में ये बनेगा, 100% बनेगा। अगले 5 साल के लिए मोदी जी को फिर से देश की जनता स्वीकार करने वाली है। तो ऐसी नींव रख दी है मोदी जी ने कि 47 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएगा, जो दुनिया के सबसे इस प्रकार के रिच यानी कि राष्ट्र हैं, जो समृद्ध राष्ट्र हैं, उनके नागरिकों को जो सुविधा मिलती है, यानी कि वैश्विक स्तर की सुविधाएं भारतीय नागरिक को 2047 तक मिले। जब इस दृष्टि से इस ओर भारत ने कदम बढ़ाए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तब तो बड़े बड़े सोच रहे हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लें। लेकिन ये सवाल भविष्य का है। भविष्य का, मैंने बहुत सामान्य सी बात कही है, भविष्य का सवाल है। अब क्या होगा भविष्य का किसी को नहीं पता, कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो संगठन का हमारा मामला है, बहुत सारी बातें हैं, टिकट अभी बहुत दूर है। हाँ, सुभाष बराला जैसे कार्यकर्ता तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा अगर कोई वजूद है, हमने जो भी मेहनत की है उस मेहनत के आधार पे आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज सुभाष बराला, जो कभी इस अपने गांव डांगरा, टोहाना, यहाँ के बूथों के ऊपर जो एक मैं पर्ची काटने का काम करता था, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते दीवार लेखन से लेकर के पोस्टर चिपकाने का जो काम करता था, उसको आज राज्यसभा के अंदर भेजना बहुत सामान्य कार्यकर्ता को, देखिए मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर ये कोई संभव है वो अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद।